हेलो दोस्तों, एक एक क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज में आज हम क्लास 9th का चैप्टर 5 करेंगे, जो है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज में मैं एनसीईआरटी को इस तरह से कवर कर रहा हूँ कि हमें कोई नोट्स ना बनाने पड़े और इन्हीं वीडियो से हमारा रिवीजन भी हो सके। यदि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे अवश्य देख लें। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि मेरे अपलोड्स आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। इस चैप्टर में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे या मैं आपको ये बताऊंगा कि प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या होती हैं और हम जो खेती करके जो फसलें उगाते हैं क्या वो प्राकृतिक वनस्पतियों में आती है या नहीं आती है, या हमारे देश में कितने प्रकार की वनस्पतियाँ प्राप्त होती हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं, और प्राणी जगत में हमारे भारत देश में जो भी प्राणी पाए जाते हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं और वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। हम लोग देखते हैं अपने आसपास विभिन्न तरह के पेड़ पौधों को देखते हैं, उनकी पत्तियों की विशेषताओं को देखते हैं। ठीक है, सभी अलग अलग तरह के देखते हैं और विभिन्न तरह के हम लोग जानवरों को देखते हैं, तो पक्षियों को देखते हैं। इसी तरह हमारे पूरे देश में अगर हम देखें तो हमारा पूरा देश विश्व के 12 जैव विविधता वाले जो देश हैं ना, 12 जैव विविधता वाले जो देश हैं उनमें से एक आता है। ठीक है, विश्व के जहाँ जैव विविधता सबसे ज्यादा होगी। तो जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी किसके रिलेशन में होती है? ये पेड़ पौधों में भी विभिन्नता होती है, पक्षियों में भी विभिन्नता के बारे में देखा जाता है, तरह तरह के पक्षी होते हैं। ठीक है, दूसरा जानवरों में अगर देखें तो शेर है, चीता है, बाघ है, ये मतलब इनका अलग अलग जो वैरायटी होती है और इनके में भी जो विविधताएं होती है, जैसे कि व्हाइट टाइगर होता है। ठीक है, और तेंदुआ अगर देखें तो हिम तेंदुआ जो होता है वो अलग है, नॉर्मल तेंदुआ अलग है। तो इस तरह की विविधताएं जानवरों में सेम स्पीसीज में भी पाई जाती है। ठीक है, तो भारत देश जो है विश्व के विभिन्न 12 जो देश हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता पाई जाती है, तो उनमें से एक माना जाता है। ठीक है, ये फैक्ट है। और भारत में लगभग 47,000 ऐसे पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं और इन प्रजातियों की इस संख्या के कारण भारत विश्व में 10वें नंबर पर और एशिया में 4थे नंबर पर आता है। ठीक है, भारत में 15,000 लगभग फूलों की ऐसी प्रजातियां हैं, ठीक, जो विश्व के 6% के बराबर है। ठीक है, तो विश्व में 6% जो फूल होते हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे फूल मतलब बिना फूल वाले पौधे भी हैं, जैसे कि फर्न हो गया, शैवाल हो गया, एल्गी हो गया, फंगस हो गया। ठीक है, कवक जिनको फंजाई बोलते हैं। ठीक, भारत में जानवरों की लगभग 90,000 जातियां पाई जाती हैं। इन 90,000 जातियों में क्या है कि मछलियां भी आती हैं, जिसमें जो फ्रेश वाटर वाली होती हैं, जो रिवर वगैरह में पाई जाती हैं, और जो समुद्र में पाई जाती हैं। ठीक है, भारत का जो समुद्र तटीय एरिया है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ ये है कि जो बिना मनुष्य की सहायता के उग जाए, जिसमें मनुष्य का कोई रोल नहीं होता, ना कि उसमें बीज बोना है, ना ही उसको पानी देना है, ना ही उसमें किसी भी तरह की कोई कटाई कुड़ाई कुछ भी नहीं करना है आपको। तो मनुष्य की जब बिना सहायता के कोई वनस्पति अपने आप पैदा हो जाती है तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। और जब इसमें लंबे समय तक कोई भी मानवों को इफेक्ट नहीं आता है तो उसको बोलते हैं अच्छत वनस्पति। ठीक है, मानव का कोई भी इफेक्ट उस पर नहीं होता है, मानव उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। तो प्राकृतिक वनस्पति नॉर्मली वहां पर पाई जाती है जो जंगली एरिया होते हैं, जहाँ पर मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं आता। ठीक, और जो हम लोग खेती लगाते हैं, खेती करके जो फसलें उगाते हैं वो भी वनस्पतियां हैं, लेकिन वो कृषिगत हैं, उसमें मानव खुद हेल्प कर रहा है, तो वो प्राकृतिक वनस्पति में नहीं आते। फल और बागान जो मानव लगाते हैं, मतलब आम के बगीचे लगा दिए, अमरूद के बगीचे लगा दिए, तो ये जो है सेब के बगीचे लगा दिए, तो ये सब जो है प्राकृतिक वनस्पति में नहीं आएंगे, लेकिन वनस्पति का भाग है। ठीक, अब देखो बहुत सारे जैसे हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत की कुछ जो मूल प्रजातियां होती हैं पौधों की, जो केवल और केवल भारत में पाई जाती हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि मतलब आम इंडिया में ही पाया जाता है, लेकिन इसका एक सैंपल आप लेके कहीं दूसरी जगह लगाओगे तो वहां भी चलेगा, लेकिन उसका जो ओरिजिन है, ठीक है, जो मेन प्रजाति जो पुराने काल समय में आ जाई, जो प्राकृतिक वनस्पति के रूप में थी, तो अगर वहां पे वनस्पति है तो उसको बोलते हैं देशज। ठीक है, स्वदेशी जिसको बोलते हैं। तो भारत में जो मूल रूप से भारत में पाई जाती है उसको बोलते हैं देशज, और जो पौधे बाहर से लाए हैं इंडिया में, ठीक है, उनको बोलते हैं विदेशज। अब जैसे कुछ लोग टूरिस्ट है, कुछ बाहर से पौधे लेके आ गए, इंडिया में उगाने लगे, उसकी खेती होने लगी, तो उसमें क्या होता है, उनको बोलते हैं विदेशज पौधे। ठीक, अब इसमें से कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जिनको बोलते हैं इन्वेसिव स्पीसीज। ठीक है, इन्वेसिव मतलब क्या होता है, उनका वो बहुत आक्रामक होते हैं और दूसरे क्षेत्र से आए होते हैं, भारत से या किसी और देश की बात करें तो वहां के लिए भी देशज और विदेशज अलग अलग होगा। ठीक, अब इंडिया के लिए देखते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट दी है जो कि विदेशज है। ठीक है, जिनको इन्वेसिव स्पीसीज के नाम से भी जाना जाता है। इन्वेसिव स्पीसीज का मतलब ये होता है कि वो जब किसी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो उस क्षेत्र की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको हटाने की कोशिश करती हैं। उनका प्रवेश होता है, वहाँ के जो संसाधन होते हैं, जो पौधे की प्रगति में उसको यूटिलाइज किया जाता है, उसका उपयोग करते हैं, जैसे मिनरल्स हो गए, ठीक है, माइनर मिनरल्स हो गए, मेजर मिनरल्स हो गए,
तो उनको इतना तेजी से वो अवशोषित करते हैं और अपनी जनसंख्या को इतनी तेजी से बढ़ाते हैं कि वहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियों पर खतरा हो जाता है। ठीक है, वो वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति जो है वो इतनी तेजी से ग्रोथ नहीं कर पाती जितनी तेजी से इन्वेसिव स्पीसीज ग्रोथ करती है। इसीलिए इनको अपना जो उस क्षेत्र की जैव विविधता है उसके लिए खतरा माना जाता है। ठीक, अब यहाँ पे मैंने 18 जो है स्पीसीज का नाम लिखा है जो इन्वेसिव स्पीसीज हैं और इंडिया में है, और ये विदेशज हैं, दूसरी कंट्री से इंडिया में आई हैं। जैसे कि एक सुई वाली घास है जो साउथ अमेरिका से आई है, काली बाली ऑस्ट्रेलिया से आई है, बकरी की घास अमेरिका से आई है, अल्टरनथेरा पेरानिचोइड ये यूएसए से आई है, कांटेदार पोस्ता यूएसए का है, ब्लूमेरियांथा ये यूएसए से है, पालमारा टाडीपाम ये अफ्रीका से है, कैलोट्रोपिस ठीक है स्लोलो पौधा जो है अफ्रीका से है, दशौरा पात पौधा थार्न सेब ये भी यूएसए से है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग इससे परिचित होंगे, जलकुंभी जो है वो यूएसए से आई है। ठीक, प्रभावशाली बॉन्ग जो है यूएसए से आया है, लैंटना घास के नाम पे आपने सुना होगा ये भी यूएसए से आया है, और ब्लैक मिमोसा ये भी यूएसए का है, स्लीपिंग घास छुईमी ब्राजील से, 4 बजिया पेरू से, कांग्रेस घास पार्थियाना नॉर्थ अमेरिका से। ये इंपॉर्टेंट है, प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा ये मैक्सिको का है, यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन भी बनाया था। टाउनसेट घास ये पश्चिम एशिया से इंडिया में प्रवेश किया। अब ये कैसे आती हैं, तो एक तो तरीका ये होता है कि नॉर्मली लोग घूमने के लिए गए तो वहाँ पे उनको ये चीज़ पसंद आई, ये पौधा पसंद आया, तो वहाँ से वो लेके आके अपने गार्डन में प्लांट कर देते हैं और फिर यहीं पे वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि कई बार क्या होता है कि शिपिंग से जो ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो क्या होता है कि जब सामान लोड किया जाता है, तो जैसे ये शिप होता है तो सामान जब लोड किया जाता है ऊपर, तो यहाँ पर नीचे पानी के भरे हुए टैंक होते हैं, तो इस पानी को निकाला जाएगा तब सामान लोड किया जाएगा। ठीक है, और सेम चीज जब सामान को उतारेंगे तो पानी को इसमें भरा जाता है। ये बेसिकली इसका लेवल, पानी का लेवल बनाने के लिए ऐसा मेंटेन किया जाता है। तो जब पानी को निकालते हैं और पानी को अंदर फिर से स्टोर करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो स्पीसीज उस एरिया की होंगी, जैसे यहाँ पर जो स्पीसीज होगी वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी अंदर टैंक में, और जब हम निकालेंगे दूसरे पोर्ट पे जाके तो वहां पर वो स्पीसीज फैलने लगती है, उनका विस्तार होने लगता है। ठीक है, तो ये ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट अभी जो है नए मरीन लॉज में आ चुका है और इसको लीगली फॉलो किया जा रहा है कि ये कम से कम हो सके। ठीक, अब देखो वनस्पति जगत का क्या अर्थ है। जैसे किसी कोई क्षेत्र है, क्षेत्र विशेष में किसी एक फिक्स टाइम में जो पौधे की उत्पत्ति, जिन जिन पौधों की उत्पत्ति होती है तो वो उस वनस्पति जगत का हिस्सा होते हैं। ठीक है, सेम चीज प्राणी जगत में भी होता है, वो प्राणियों के बारे में, जानवरों के बारे में होते हैं, और वनस्पति के बारे में होता है। ठीक है, जिसमें पेड़ पौधे फूल ये सब चीजें आती हैं। तो कितने प्रकार की वनस्पति हमारे देश में होती है उसके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। तो वनस्पति के पनपने में, उनके उत्पादन में बेसिकली 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है सूर्य तप जिसको बोलते हैं इंसोलेशन। ठीक है, इंसोलेशन मतलब सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो। दूसरा होती है रेन, वर्षा। ठीक है, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। जहां पर हमें धूप कम मिलेगी और जहां पर हमें पानी कम मिलेगा वहां की वनस्पति का प्रकार अलग होगा, और जहां पर हमें धूप ज्यादा और वर्षा ज्यादा मिलेगी वहां पर वनस्पतियां अलग तरीके से होती हैं। तो मुख्यतः 5 तरह की वनस्पतियां इंडिया में पाई जाती हैं, और जिसमें जैसे नंबर 1 है ट्रॉपिकल एवरग्रीन सदाबहार वृक्ष, ट्रॉपिकल पर्णपाती डेसिडुअस। ठीक है, ये ड्राई और वेट 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियां, पर्वतीय वन जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मैंग्रोव जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब इनको थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, वर्षा वन, इनको सदाबहार वन भी कहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक, अब ये कैसे हैं तो वर्षा के विस्तार से थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं नीचे मैप के हिसाब से। तो जैसे हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि मानसून जब आता है तो यहाँ पर पश्चिमी घाट क्या करता है, उस पर अवरोध पैदा करता है। तो पश्चिमी घाट जब अवरोध पैदा करता है तो यहाँ पर इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, तो वर्षा होने के कारण, वर्षा ज्यादा होने के कारण यहाँ पर सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, जैसा मैंने बोला कि वर्षा और सूर्य तप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वर्षा जहाँ पर ज्यादा होगी वहां पर वनस्पति सघन और बहुत मतलब सदा पूरे साल हरा भरा रहने वाले वन वहां पर पाए जाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वर्षा ये अवरोध पश्चिमी घाट पैदा करता है, तो जिससे इस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। और कुछ जो पवनें अपनी आर्द्रता लेकर सीधे चली जाती हैं, वो यहाँ पर हिमालय के जो टर्न लेता है ऐसे, तो उससे टकरा कर यहाँ पर वर्षा करती है। तो असम क्षेत्र, मेघालय, ये सब क्षेत्र में जो वर्षा होती है ये भी हैवी वर्षा मतलब 200 प्लस सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ पर पश्चिमी जो हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र है, यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये लक्षद्वीप का क्षेत्र है और अंडमान निकोबार का क्षेत्र है, यहाँ पर भी सदाबहार वन पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत वर्षा होती है। ठीक। अब देखो ये क्षेत्र में इसी की तुलना में यहाँ पर वर्षा कम होती है। यहाँ से जो कुछ दर्रे हैं वहां से कुछ पवनें पास होके इस क्षेत्र में वर्षा करती हैं। और इधर पे क्या होता है कि जब यहाँ से पवन मुड़कर इस तरफ जाती है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जब जाती है, तो यहाँ पर कुछ अपनी आर्द्रता गिराती हुई जाती है। तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते आर्द्रता और कम हो जाती है और यहाँ पर वर्षा कम होती है। ठीक। तो इस तरह से वर्षा का वितरण होता है। तो वर्षा के वितरण के अनुसार ही हमारी वनस्पति का भी वितरण होता है। तो सबसे ज्यादा वर्षा जहाँ पर होती है वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। उससे कम वर्षा जहाँ पर होती है वहां पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसी पर्णपाती वन को हम लोग दो कैटेगरी में लेते हैं, एक ड्राई होता है, दूसरा वेट होता है। तो जो ड्राई होते हैं उसमें क्या होता है कि ड्राई शब्द से ही समझ में आता है कि वहां पर क्या होगा, वहां पर शुष्कता आएगी। ठीक है। शुष्कता आने का मतलब ये है कि वहां पर पानी कम होगा। तो पानी कम होगा तो मतलब 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक जो वर्षा होती है वो ड्राई वाले क्षेत्र में होगी। अब वेट है, वेट मतलब आर्द्र। ठीक है। नमी यहाँ पर ज्यादा है। अब नमी ज्यादा है तो यहाँ पर वर्षा कितना होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा होनी चाहिए। तो 100 से 200 के आसपास, 100 से 200 सेंटीमीटर की जो वर्षा होगी वो होगी आर्द्र डिसिडुअस, आर्द्र पर्णपाती वन में। ठीक है। तो पर्णपाती वन दो प्रकार के होते हैं, एक शुष्क और एक आर्द्र, जो वर्षा के हिसाब से इनमें वितरण चेंज किया जाता है, मतलब उनको एक वर्गीकृत किया जाता है। ठीक। पर्वतीय वन पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैंग्रोव और हमारे समुद्री जो तट है वहां पर पाए जाते हैं, जहाँ पर खारा पानी हमारा पाया जाता है और उनकी कुछ जड़ें स्पेसिफिकली खारे पानी में ही रहती हैं। कटीले वृक्ष, ठीक है, जहाँ पर वर्षा वितरण जो है 70 से कम होता है, 70 सेंटीमीटर से भी कम है, तो वहां पर कटीले वन झाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये वितरण यहाँ पर है। अब थोड़ा डिटेल में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं सदाबहार वृक्ष क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि पश्चिमी घाटों में अधिक जो वर्षा वाले क्षेत्र जो होते हैं, जो अवरोध पैदा करके वहां पर वर्षा होती है, तो उनमें ये वृक्ष पाए जाते हैं। जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, असम का जो ऊपरी भाग है वहां पर, और तमिलनाडु के क्षेत्र में वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वहां पाई जाती है, लेकिन थोड़े समय के लिए वहां पे शुष्क ऋतु भी होती है। ठीक है। जब मानसून समाप्त हो जाता है तो वहां कुछ समय के लिए क्या होता है, शुष्क हो जाता है। ठीक है। ड्राई वहां पर एटमॉस्फेयर थोड़ा तो होता है। ठीक है। वहां पर क्या होता है 60 जो मीटर होता है, ठीक है, 60 मीटर से ऊपर के वृक्ष वहां पर पाए जाते हैं। और वहां पर वृक्षों में एक लेवल वाला स्तर आ जाता है, जैसे ये इतना ऊंचा, फिर इतने ऊंची के पेड़, फिर इससे ऊंचा पेड़, फिर इससे ऊंचा पेड़, मतलब 60 मीटर तक, इससे ऊपर तक के वहां पे पेड़ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सूर्य तप को प्राप्त करने के लिए इनके बीच में एक कंपटीशन सा होता है, इसकी वजह से इनकी लंबाई ऊंचाई बहुत बढ़ जाती है। ठीक है। और यहाँ पर लताएं भी पाई जाती हैं। जैसे मान लो कि कोई छोटा पौधा है, ठीक, अब पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं उसके आसपास, तो उसको धूप तो मिल नहीं पाएगी, तो फिर उनकी लताएं इनके ऊपर वितान, मतलब उनके ऊपर तक चढ़ जाती है, जिससे उनकी पत्तियों से वो सूर्य की ऊष्मा को प्राप्त करते हैं और अपना खाना बनाकर, मतलब भोजन, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना काम चलाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ऐसा होता है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो सदाबहार वन है वहां पर जो पेड़ पौधे होते हैं अपनी पत्तियां नहीं गिराते, पत्तियां गिराते हैं, ऐसा नहीं है। अगर स्टेटमेंट ऐसा आता है कि हाँ ये लोग पतझड़ नहीं करते, ये वृक्ष यहाँ पर पाए जाने वृक्ष जो है वो पतझड़ नहीं करते, तो ऐसा नहीं होता है। पतझड़ करते हैं, पत्ते गिराते हैं, लेकिन उनका कोई निश्चित समय नहीं होता। ठीक है। वो कभी भी गिराते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसमें नई नई पत्तियां बनती रहती हैं और पुरानी पत्तियां सूख के गिरती रहती हैं। तो साल भर वो ऐसे दिखते हैं कि उनमें कोई भी पतझड़ नहीं होता। ठीक है। वो हरे भरे से दिखने लग, मतलब साल भर हरे भरे से हरे हरे उनको दिखते हैं। ठीक है। तो इससे ये लगता है हमको कि वहां पे पतझड़ नहीं होता, लेकिन वो होता है। ठीक है। पतझड़ होता है, लेकिन कोई उसका निश्चित टाइम नहीं है, जैसे कि पर्णपाती वालों में होता है। ठीक। अब इसमें व्यापारिक पौधे ज्यादा होते हैं जिनकी लकड़ियां यूज में आती हैं, जैसे आबनू, सेबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़,
इससे रबड़ बनाई जाती है, ठीक है, सिंकोना जैसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो ये जो वृक्ष हैं ये सदाबहार वनों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब सदाबहार वनों में ये प्राणी भी पाए जाते हैं, जैसे हाथी, बंदर, लैमूर, हिरन, एक सींग वाले गैंडा जैसे असम में पाए जाते हैं। दलदली क्षेत्र जो वहाँ पर पड़ता है, पश्चिमी बंगाल का जो दलदली क्षेत्र होता है वहाँ पर एक सींग वाले गैंडा पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ऊपर के वितान इतने ज्यादा होते हैं कि सूर्य का प्रकाश नीचे बहुत मुश्किल से पाया जाता है, ठीक है, बहुत मुश्किल से यहाँ पर पहुंचता है। तो यहाँ पर क्या होता है, रेंगने वाले प्राणी जो होते हैं, सांप, विभिन्न तरह के सांप, चमगादड़ और बहुत तरह की छिपकलियां यहाँ पर प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से वहां पर बनता है कि ये 1.5 मीटर की हाइट वाले हैं, फिर उससे ऊपर झाड़ी हो गई, फिर 5 मीटर की हाइट वाले पेड़ पौधे हो गए, फिर यहाँ पे ये देखो लताएं हैं जो ऊपर तक जा रही हैं। तो इस तरह से 60 मीटर से ऊपर तक के वृक्ष वहां पाए जाते हैं, ठीक। अब देखो ट्रॉपिकल जो डिसिडुअस फॉरेस्टर्स के बारे में देखते हैं। तो ये इंडिया में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा जो जंगल जिस क्षेत्र पाया जाता है वो है पर्णपाती वनों का, जिनको बोलते हैं मानसूनी वन, ठीक। तो ये सबसे ज्यादा इंडिया में पाए जाते हैं। तो इनके लिए बोला है कि 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, ठीक। और इसी वर्षा के वितरण के हिसाब से हम इसको दो तरह से बांटते हैं, एक होता है आर्द्र, एक होता है शुष्क, ठीक। आर्द्र हो गया तुम्हारा क्या, वेट, और ये हो गया ड्राई डिसिडुअस और वेट डिसिडुअस, ठीक है। जो वेट है उसमें 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब ये क्षेत्र कौन से हैं, जैसे पूर्वोत्तर भाग हो गया, उत्तर पूर्वी राज्य हैं, हिमालय के जो गिरिपद है वहां पर जो वर्षा होती है, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाट के जो पूर्वी ढाल है, ठीक है, जो वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा वर्षा होती है, ठीक है। सागौन जो एक वृक्ष होता है ये पर्णपाती वनों का प्रमुख वृक्ष है। ये ड्राई में भी मिलता है और वेट में भी मिलता है, मतलब शुष्क और आर्द्र दोनों तरह के पर्णपाती वनों में ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला वृक्ष है सागौन, ठीक है। और आर्द्र में क्या होता है कि बांस है, सौल है, शीशम है, ये वृक्ष वहां पाए जाते हैं, ठीक। चंदन, रवेर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत, ठीक, इस तरह के वृक्ष हैं वो ड्राई डिसिडुअस में पाए जाते हैं, ठीक। अब जो शुष्क होता है, शुष्क ड्राई पर्णपाती वन क्षेत्र होते हैं, वहां पर क्या होता है, वर्षा 70 से 100 के बीच में होती है। अब ये वन क्या होता है कि प्रायद्वीपीय पठार जो हमारा है उसके ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों में है, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार के मैदान है, ठीक, वहां पर इतनी वर्षा पाई जाती है। उसी क्षेत्र में ये पेड़ पौधे, मतलब जो शुष्क पर्णपाती वन है ये वहां पर पाए जाते हैं, जहां पर 70 से 100 के बीच में वर्षा पाई जाती है, ठीक है। अब ये प्राय इसमें भी देखो जो मुख्य वन है, मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं, सागौन तो है ही, दूसरा साल है, पीपल है और नीम है, ठीक। पीपल और नीम जो है शुष्क ड्राई पर्णपाती है, ड्राई डिसिडुअस है, उसके प्रमुख वृक्ष हैं, ठीक है। अब इस क्षेत्र में क्या हुआ है कि बहुत आबादी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये गंगा यमुना का मैदानी भाग है। तो उसमें क्या है कि कृषि कार्य के लिए बहुत सारे जंगलों को काटा गया है और वहां पर कुछ क्षेत्रों में पशुचारण भी होता है, ठीक। अब इन जंगलों में जो क्षेत्र में जानवर पाए जाते हैं, जैसे सिंह है, शेर है, सुअर है, हिरन है, हाथी, ये सब पाए जाते हैं। और छिपकलियां, सांप, कछुए भी यहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि नदियां बहुत है, ठीक है, पर्णपाती क्षेत्रों में। कटीले वन और झाड़ियां, तो कटीले वन और झाड़ियों के लिए सबसे बड़ा जो है, मैंने जो डिस्कस किया था अभी कि 70 सेंटीमीटर से अगर वहां पे कम वर्षा हो रही है तो क्या होता है कि वहां पर शुष्कता ज्यादा है। शुष्कता ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि वहां पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो उनकी हाइट कम हो जाती है, वो छोटे हो जाते हैं, उनके जो पत्तियों का साइज छोटा हो जाता है और वो एक जगह इकट्ठे नहीं होते हैं, ठीक है, कोई यहाँ पर हो गया, कुछ यहाँ हो गया, तो दूर दूर तक उनके वृक्ष बनते हैं, ठीक है, पास पास नहीं होते। और उनकी जड़ें क्या होती है, लंबी होती है, ठीक है। जैसे मान लो ये सरफेस है तो यहाँ तक काफी अंदर तक उसकी जड़ें चली जाती हैं, ताकि वो वहां से शोषण कर सके, वायु का, मतलब वायु का नहीं, जल का अवशोषित करके अपना काम चला सके। और अपनी पत्तियों को छोटी रखता है या फिर कांटे में परिवर्तित कर देता है, या फिर उसमें मखमली पत्तियों के नीचे सरफेस होता है, जिससे कि वाष्पीकरण की दर को कम कर सके, ठीक है। क्योंकि शुष्क है, वहां पर धूप तो है लेकिन हमें पानी नहीं है, तो क्या होगा कि वाष्पीकरण से उसके लिए जो पानी है, पौधे के जीवन यापन के लिए जो पानी है, उसके जो फोटोसिंथेसिस के यूज के लिए जो पानी है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में, उस वातावरण में ढालने के लिए
इस तरह से चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं, अपनी पत्तियां छोटी कर लेते हैं और उनको या तो कांटों में परिवर्तित कर देते हैं या जड़ें अपनी लंबी करके जल की तलाश में चारों तरफ फैला देते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रमुख जो है जैसे खजूर हो गया, अकासिया है, यूफोरबिया है, नागफनी है, ये प्रमुख प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। अब कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ठीक, इसमें ज्यादातर क्या होता है कि गर्मी ज्यादा होती है, तो जो बिल बनाने वाले जो जीव हैं वो यहाँ पर बहुत होते हैं, जैसे चूहा हो गया, खरगोश हो गया, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा। जंगली गधा कहाँ पर, राजस्थान और जो गुजरात है कच्छ एरिया, वहां पर जंगली गधा प्राप्त होता है, पाया जाता है। ठीक है, घोड़े, ऊंट, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब पर्वतीय वन को देखते हैं। पर्वतीय वन बेसिकली क्या है कि पर्वतीय क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। ठीक, इसमें क्या है कि तापमान की कमी, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है तो टेम्परेचर कम होता जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से और ऊंचाई बढ़ने की वजह से उनमें वनस्पति में अंतर दिखाई देता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग ये पढ़े थे इक्वेटर का कॉन्सेप्ट, तो इक्वेटर से जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं तो क्या होगा कि सूर्य तप की मात्रा, ठीक है, कम होती जाती है। तो जब कम होती जाती है तो वहाँ की जो पत्तियां हैं, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो यहाँ से जब ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो उनमें वनस्पति की मात्रा, वनस्पति की संख्या कम होती जाती है। ठीक है, कम वनस्पति प्राप्त होती है पोलर रीजन में और पेड़ पौधे छोटे होते जाते हैं। ठीक है, वहां पर टुंड्रा वनस्पति, स्पेसिफिक वनस्पति वहां पर पाई जाती है, घास के मैदान पाने शुरू हो जाते हैं क्योंकि पानी की मात्रा वहां पर कम है, धूप भी वहां पर कम है। ठीक है, तो अब उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय क्षेत्रों में देखा जाता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ठीक, वैसे ही उनमें अंतर देखा जाता है। तो 1000 से 2000 की ऊंचाई पे क्या होता है कि आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वाले वन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बारिश होती है, इसलिए वहां पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध मिलते हैं। उसके बाद इसमें जो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध है वहां पर चौड़ी पत्ती वाले जो वृक्ष होते हैं, जैसे ओक है, चेस्टनट है, ये प्रधान रूप से मिलते हैं। ठीक है, प्रधानता से पाए जाते हैं। ठीक है, और ओक, चेस्टनट के वृक्षों की प्रधानता होती है। और 1500 से 3000 की मीटर की ऊंचाई वाले जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं, ठीक है, लेकिन 1500 से 3000 के बीच की जो ऊंचाई होती है वहां पर क्या होता है, शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। तो जैसे जैसे पेड़ की जो पर्वतीय क्षेत्र की हाइट बढ़ती जाती है, वैसे ही उसका वृक्षों के प्रकार में भी अंतर हो जाता है। तो वहाँ पे शंकुधार वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे कि चीड़ है, देवदार है, सिल्वर फर है, स्प्रूस है, सीडर है, ये सब पाए जाते हैं। अब ये प्राय क्या है कि हिमालय की जो दक्षिणी ढलान है, ठीक है, दक्षिणी ढलान पे ज्यादातर ये वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, दक्षिणी और उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, दक्षिणी उत्तर पूर्वी भारत जो है, वहां पर भी अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। तो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वहां पर पेड़ बहुत ही रेयर मिलना शुरू हो जाते हैं और वहां पे घास के मैदान मिलते हैं। ठीक, तो 3600 से जो अधिक ऊंचाई, 3600 से अधिक ऊंचाई में क्या होता है कि शीतोष्ण कटिबंध के वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन ले लेता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध के वन पाएंगे, उसके बाद क्या होता है कि उसमें कोनदार शंकुधारी वन पाने शुरू हो जाते हैं। फिर और ऊपर अगर जाएंगे तो वहां पर घास के मैदान स्टार्ट हो जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान। और फिर और ऊपर अगर गए तो वहां पर अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। अल्पाइन वनस्पति और छोटे वृक्ष होते हैं, जिसमें फर, सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, ये प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं तो वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अब हिमरेखा क्या होती है, तो कोई एक पहाड़ है, तो इस पहाड़ के में एक ये काल्पनिक रेखा मानी जाती है कि जिसके ऊपर पहाड़ में हमेशा बर्फ जमा रहेगी। ठीक है, इससे ऊपर जब भी हम जाएंगे तो हमेशा बर्फ हमें जमी हुई अवस्था में प्राप्त होगी, तो उसको बोलते हैं हिमरेखा। ठीक, अंततः धीरे धीरे क्या होता है कि वो झाड़ियों के रूप ले लेते हैं, ठीक है, और अल्पाइन के घासों में विलीन हो जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या हुआ कि आर्द्र जो शीतोष्ण कटिबंध बने, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध से फिर वो शंकुधारी वृक्षों में चेंज हुए, फिर वहां से वो घास के मैदानों में चेंज हुए, फिर जैसे और ऊपर गए तो अल्पाइन की वनस्पति चेंज हो गए, फिर वो छोटे छोटे अल्पाइन के जो घास के मैदान है उनमें विलीन हो जाते हैं। अब ये घास के मैदानों का यूज कैसे होता है, जो गुज्जर बकरवाल जैसे घुमक्कड़ जातियां होती हैं वो पशु चारण के लिए इनको यूज करते हैं और
उन पशुओं से लोग पश्मीना शाल वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उनसे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ठीक, तो अधिक ऊंचाई वाले भागों में जो वनस्पति आती है उसको बोलते हैं टुंड्रा वनस्पति का एक भाग होता है, जिसमें मांस है, एलिचन घास है, ये सब वहाँ पर पाई जाती है। तो इन वनों में जो जानवर हमें मिलते हैं, ठीक है, एनिमल जो मिलते हैं, उसमें कश्मीरी महामृग होता है, चिंतरा हिरन होता है, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, तो ये जानवर हमें वहां पर प्राप्त होते हैं। ठीक, तो मैदान मैंग्रोव वन्स को देखते हैं। तो मैंग्रोव वन कहाँ पर मिलेंगे? मैंग्रोव वन वहाँ तटवर्ती क्षेत्र में मिलेंगे जहाँ पर ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है, तो ये तटवर्ती क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति में मानी जाती है। यहाँ पर मिट्टी जो है, जो मिट्टी कट के नदियों से आती है या समुद्र के कटाव से किनारे पे डिपॉजिट हो जाती है, जिससे बीचेस बनते हैं, तो मिट्टी बालू तटों पे एकत्रित हो जाती है और ये वनस्पति उन्हीं मिट्टी और बालुओं में होती है। ठीक है, इनमें जड़ें जो होती हैं पानी में डूबी रहती हैं हमेशा। ठीक, और ये स्पेशली मतलब एक ऐसे स्पेशल पौधे होते हैं जो खारे पानी में भी जी सकते हैं। ठीक है, और जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बनता है, सुंदरबन का डेल्टा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये भी जो डेल्टा बनाती हैं, तो इन डेल्टाओं में ही ये वृक्ष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी वृक्ष के कारण ही उसका नाम पड़ा है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो इन वनों की जो लकड़ियां होती हैं बहुत मजबूत होती हैं। ठीक, नारियल है, ताड़, कोयड़ा, एंगार, ये सब वृक्ष इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर जो है बहुत प्रसिद्ध है, जैसा कि आपको पता है बंगाल टाइगर उधर होता है। ठीक, इसके अतिरिक्त कछुआ है, मगरमच्छ है, घड़ियाल है, इस तरह के कई सांप भी इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक, अब ये एक है कि यदि वनस्पति और जानवर धरती से अदृश्य हो जाएं, तो क्या मनुष्य इन अवस्थाओं में जी पाएगा? तो जैव विविधता क्यों अनिवार्य है? सबसे पहली चीज हम ये समझते हैं कि हम लोगों को जो ऑक्सीजन मिलती है सांस लेने के लिए, उसका मैक्सिमम हमें पेड़ पौधों से मिलता है। ठीक है, उसका मैक्सिमम हमें पेड़ पौधों से मिलता है। तो अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे और ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है और हम उसको काटते जाएंगे, तो हमारे द्वारा जो CO2 रिलीज की जाती है श्वसन में, जब हम ब्रीथ करते हैं, तो उसको लेने के लिए पेड़ ही नहीं रहेंगे, तो क्या होगा कि CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर जानवर नहीं रहे तो जानवर क्या करते हैं कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खत्म करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि बीमारियों पे अंकुश लगता है। ठीक, और संतुलन जो होता है, एक प्राकृतिक नेचुरल संतुलन है, वो बना रहता है, किसी एक जीव की बाहुल्यता नहीं होती। ठीक, तो ये संरक्षण जरूरी है ताकि संतुलन जीवों के संख्याओं में बना रहे। ठीक है, एक प्राकृतिक नेचुरल संतुलन के लिए ये आवश्यक है कि जैव विविधता बनी रहे। ठीक है, अब वन्य प्राणी, देखो वनस्पति की भांति क्या होता है, भारत जो है वन्य प्राणियों में भी बहुत विविधता रखता है। ठीक है, तो जीवों में लगभग 90,000 के आसपास प्रजातियां हैं जो इंडिया में मिलती हैं, और लगभग 2000 से अधिक तो यहाँ पर मछलियां हैं। ठीक है, मछलियां की प्रजाति 2500 के आसपास है, 546 के आसपास। ठीक है, पक्षियों की प्रजाति विश्व में 13% इंडिया में ही है। ठीक है, फैक्ट है, थोड़ा याद रखिएगा, कहीं पे नोट कर लीजिए। तो पक्षियों की जो प्रजातियां हैं, विश्व की जितने विश्व में पक्षी पाए जाते हैं उसके 13% पक्षी इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक, और मछलियां विश्व में जितनी पाई जाती हैं, जितनी प्रजातियां उसकी पाई जाती हैं, लगभग 12% इंडिया में पाई जाती हैं। और अगर जानवरों को देखो तो 5 से 8% तक जो उभयचरी, सरीसृप, स्तनधारी जीव पाए जाते हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। तो स्तनधारी जीवों में हाथी जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आकार के माध्यम से जो लैंड में रहता है सबसे बड़ा स्तनधारी वही है। ठीक है, असम, कर्नाटक, केरल, इनमें जो उष्ण और आर्द्र वाले वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, एक सींग वाले जो गैंडे हैं पश्चिम बंगाल, असम के दलदली क्षेत्र में रहते हैं। कच्छ के रण में और थार मरुस्थल में जंगली गधे मिलते हैं और ऊंट भी मिलते हैं। ठीक, भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंगा, छोटा मृग, ये विभिन्न प्रकार के जो हिरन हैं, ऐसे कुछ जानवर भारत में पाए जाते हैं। यहाँ पर बंदरों की भी विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इन वन प्राणियों की सुरक्षा के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लाया गया था। 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। ठीक है, तो 1992 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, इसके द्वारा इन जीवों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है
और विभिन्न श्रेणियों में बांटकर शेड्यूल्स में बांटकर उनकी सुरक्षा प्रदान की जाती है, उनको लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो केवल उसमें प्राणी ही नहीं है, उसमें पौधे भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब औषधि पादप के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में आयुर्वेद का प्रचलन बहुत प्राचीन काल से है। तो प्राचीन समय से बहुत सारे विभिन्न मसाले, जड़ी बूटियां फेमस थी, उनका यूज किया जाता था। तो आयुर्वेद में लगभग 2000 के आसपास पौधों का वर्णन है। ठीक है, 2000 के आसपास पौधों का वर्णन है, जिसमें से कम 500 तो निरंतर यूज में किए जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो IUCN की जो डेड लिस्ट है, ठीक है, IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें क्या है कि 352 पादप पौधे ऐसे हैं जिसमें से 352 में से 52 ऐसे हैं जो अति संकटग्रस्त हैं। ठीक है, अगर मान लो कि इनको यूज किया गया, इनका उपयोग अंधाधुंध किया गया, तो ये विनष्ट होने के खतरे पे आ जाएंगे। ठीक है, और 49 ऐसे पादप हैं जिनके ऊपर विनष्ट होने का खतरा है कि अगर मान लो कि इनको और यूज किया जाता है तो ये विलुप्त हो जाएंगे, बचेंगे ही नहीं, इनकी कोई प्रजाति ही नहीं बचेगी। ठीक है, तो इस तरह से पौधों में भी एक कैटेगरी दी गई लिस्ट में कि कौन सा अति संकटाग्रस्त है, विनष्ट होने वाला है या विलुप्त की कगार पे है। इस तरह से कैटेगरियां बांटी गई। ठीक, अब कुछ पादप हम देखते हैं जो हम लोग आयुर्वेद में यूज करते हैं। जैसे सर्वगंधा है, इसको हम लोग यूज करते हैं क्या, रक्तचाप के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, केवल भारत में ये पाया जाता है। ठीक, जामुन, इसका सिरका वगैरह यूज करते हैं, और ये जो यूरिन की बीमारियां हैं, ठीक है, वायु संबंधी रोग हैं, उसको, पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। मधुमेह के लिए भी, मतलब डायबिटीज के लिए भी यूज किया जाता है। अर्जुन के पत्ते से निकला रस जो है हमारे कानों के दर्द के लिए या ब्लड प्रेशर में भी यूज किया जाता है। बबूल का यूज हमारे आँख की फुंसी वगैरह में या उससे प्राप्त गोंद से शारीरिक वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट, शारीरिक जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, नीम से क्या होता है, नीम में एंटीबायोटिक जो क्षमता होती है। ठीक है, इसको खाद में भी यूज किया जाता है। और तुलसी पादप से जुकाम, खांसी, कोरोना में बहुत यूज किया गया इसका। कचनार, फोड़ा, अल्सर, दमा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पेड़ों की जड़, कली, पाचन शक्ति आदि में कचनार का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी औषधि पौधे हैं जिनमें से कुछ का यहाँ पे विवरण दिया गया था। ठीक है, अब भारत एक ऐसा देश है, एक अकेला ऐसा देश है जहाँ पर शेर भी पाया जाता है और बाघ पाया जाता है। दोनों चीजें इंडिया में पाई जाती हैं जो कि और किसी अन्य देश में नहीं है। ठीक, और भारतीय शेर का जो प्राकृतिक स्थल है वो गिर में, इसको आप एशियन लायन भी कह सकते हैं। ठीक है, एशियन लायन और क्या कहते हैं दूसरा, अफ्रीकन लायन। तो एशियन लायन कहाँ पाया जाता है, इंडिया में गिर जंगल में पाया जाता है। बाघ क्या है, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन में और हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो बिल्ली प्रजाति में एक और है जिसको तेंदुआ बोलते हैं। तो ये सारे जो हैं शिकारी जानवरों में से मुख्य हैं। ठीक है, जो प्रेडेटर हैं, टॉप लेवल पे आते हैं खाद्य श्रृंखला में। तो हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य जानवर जैसे देखते हैं जो मतलब एक्सट्रीम जलवायु को सहन करते हैं, अत्यधिक ठंड में भी रह सकते हैं। तो एक गुच्छेदार सिंहों वाला बैल होता है जिसको याक कहते हैं, जो 1 टन के आसपास इसका भार होता है। तिब्बती बारहसिंगा, भारल, नील, ठीक, याक। तो तिब्बती बारहसिंगा, भारल एक नीली भेड़ होती, नीले कलर की। जंगली भेड़, कियांग, जंगली गधे को कहते हैं कियांग। ठीक है, तो ये भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर लाल पांडा भी पाया जाता है। तो लाल पांडा जैसे सिक्किम वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक, नदी, झीलों, समुद्री क्षेत्रों में क्या होता है, विभिन्न तरीके के कछुए पाए जाते हैं। मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से एक घड़ियाल है। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। घड़ियाल केवल इंडिया में ही पाया जाता है। ठीक है, मगरमच्छ की प्रजातियों में से एक प्रजाति हमारी घड़ियाल है, यह हमें याद रखना चाहिए। ठीक, और सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं घड़ियाल, चंबल नदी में ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, भारत में अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी भी हैं, जैसे मोर है, बतख है, तोता है, मैना है, सारस है। इस तरह से कुछ पक्षी हैं, और कुछ पक्षी जो दूसरे देश से इंडिया में आते हैं रहने के लिए, प्रवासी पक्षी जिनको बोला जाता है। ठीक है, तो अब फसलें जैव विविधता पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य जो पौधे हैं, खाने योग्य पौधे के नीचे से। ठीक, हमने बहुत सारे औषधियों का भी देखा कि हमने कौन सी बहुत सारी, मतलब इतनी प्रजातियां, 2000 से ज्यादा प्रजातियां हैं जिनका औषधि में हम लोग यूज करते हैं। बहुत सारे जानवर हैं जो बोझा ढोने में, कृषि कार्यों में, मांस, अंडा आदि में यूज किए जाते हैं। मछलियों से भी पौष्टिक आहार हमें मिलता है।
ठीक है, बहुत से कीड़े मकोड़े हैं जो परागण के काम में आते हैं। ठीक है, हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण करते हैं। ठीक है, ये बताया गया है कि क्या क्यों जानवर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। कृषि कार्य, यातायात के लिए यूज करते हैं, दूध देने में हमें यूज उनका उपयोग किया जाता है, औषधि बनाने में पौधे हमारे उपयोग में आते हैं। ठीक है, इसीलिए इनका संरक्षण करना अनिवार्य है। तो मनुष्य द्वारा पौधों, पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र जो असंतुलित हो गया है। मनुष्य उसका इतना उपयोग कर रहा है जिसकी वजह से पारिस्थितिक तंत्र जो है असंतुलित हो गया है। तो लगभग अगर देखें तो लगभग 1300 से आसपास 1300 प्रजातियां संकट में हैं और 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। ठीक, 1300 प्रजातियां हैं जो अभी संकट में है, मतलब अगर इनका यूज किया गया तो ये भी विनष्ट हो सकती हैं, और 20 प्रजातियां जो है विनष्ट हो चुकी हैं और बहुत सारी जो संकट में है और हो सकती हैं। अब असंतुलन का देखो, असंतुलन कैसे हो जाता है, तो इसका मुख्य कारण क्या है कि जो लालची व्यापारी हैं, ठीक, अंधाधुंध वनों का कटाव हो रहा है, रासायनिक औद्योगिक जो इंडस्ट्रीज हैं वहां से अवशिष्ट बिना प्यूरिफाई हुए, बिना उसको ट्रीटमेंट किए हुए वो नदियों में जा रहा है, जमीनों में गड्ढों में डाला जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि मिट्टी खराब हो रही है। ठीक है, उसकी उपजाऊपन, उसका जो उत्पादकता है वो खत्म हो रही है। विदेशी प्रजातियों का प्रवेश हो रहा है, जो हमारी इन्वेसिव स्पीसीज है उनका प्रवेश हो रहा है, जिससे प्राकृतिक वनस्पतियों का नाश हो रहा है। कृषि निवास के लिए जो वन, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल अगर ठीक से नहीं हो रहा तो लोग क्या कर रहे हैं कि कृषि खेती के लिए वनों को काट रहे हैं या फिर अपने घर बनाने के लिए वनों को अंधाधुंध काट रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि असंतुलन हो रहा है पारिस्थितिक तंत्र में। ठीक, अब इंडिया ने भी इनमें बहुत सारे कदम उठाए हैं जैसे कि पेड़ पौधों को और जीवों को सुरक्षा मिल सके। तो इसमें जो स्टेप इंडिया ने लिए हैं, हमारे देश ने लिए हैं, तो उसमें क्या किया है, इन्होंने 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए। ठीक है, जीव मंडल निश्चय, ठीक है, इसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो 18 है, इसमें से कौन कौन से 12 जो है उनके बारे में नीचे बताया गया। तो अभी तो 18 है। तो सुंदरवन है, नंदा देवी है, मन्नार की खाड़ी है, नीलगिरी है, नौकरिक है, ग्रेट निकोबार है, सिमलीपाल है, पंचमढ़ी है, अचानक मार, अमरकंटक है, अगस्ता मलाई है, कंचनजंगा है और पन्ना है। ठीक है, तो इसमें इनका लोकेशन दिया गया है कि कौन कौन से जो वाइल्ड लाइफ रिजर्व हैं उसके बारे में दिया गया है। तो एक नेशनल पार्क है, एक बर्ड सेंचुरीज है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, इनके मार्क ऐसे दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र में, जैसे सरिस्का है राजस्थान में, केवलादेव, घाना, रणथंभौर, ये राजस्थान में पड़ते हैं। जिंक कार्बेट राजा जी, ये पड़ता है उत्तरांचल में। दुधवा पड़ता है यूपी में। शिवपुर, ठीक है, शिवपुर हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है। गिर यहाँ पर है। संजय गांधी महाराष्ट्र में, कवल महाराष्ट्र में, पोचरम, ठीक है, तेलंगाना क्षेत्र में। तो इस तरह से बांदीपुर, मंडूमलाई, ठीक है, वेदा, थंगल, गोंडी, अटरम, चंद्रका, सिमलीपाल उड़ीसा में, राजगीर, ठीक है, झारखंड और जो हमारा बिहार है उस क्षेत्र में, चंद्रप्रभा यूपी में पड़ता है। ठीक है, गुरुमारा, मानस, काजीरंगा, इस तरह से ये बहुत सारे वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो पाए जाते हैं। दाचिंगा हमारा कश्मीर में पड़ता है, काजीरंगा असम में, मानस, ठीक है, ये भी हमारा असम में पड़ता है। तो ये रिजर्व हैं जो पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे जीवों को प्रोटेक्शन दी जाता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या किया था कि गिद्धों को सेव करने के लिए टास्क फोर्स बनाई थी। ठीक, और राइनोज को एक जो प्रोजेक्ट चलाया था, टाइगर्स के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था 1992 में। ठीक है, गिद्धों के लिए जो डायबिटीज जो हम लोग दवा देते थे पशुओं को, जिसमें डाइक्लोफिनाक यूज किया जाता था। तो डाइक्लोफिनाक से क्या होता था, ये गिद्ध जब उनको खाते थे, उनकी डेड बॉडीज को खाते थे, तो उनकी किडनी खराब हो जाती थी और किडनी खराब होने के बाद ये मर जाते थे। तो इस वजह से डाइक्लोफिनाक को भी बैन कर दिया गया एनिमल यूज के लिए। ठीक, तो इस तरह से देखो 1992 में पादप उद्यानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई। एक प्रोजेक्ट टाइगर्स, ठीक है, प्रोजेक्ट लायन भी, गैंडा को संरक्षण किया गया, भारतीय भैंसा को संरक्षण दिया गया, पारिस्थितिक संतुलन बनाने के लिए कई सारी योजनाएं बनाई गई। लगभग 103, ठीक है, 103 नेशनल पार्क्स बनाए गए, 535 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई। ठीक है, कई चिड़ियाघर बनाए गए जहां पर जो पौधों
जो पेड़ पौधे हैं और जीवों हैं उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए, ठीक है, उनके प्रजनन के लिए सेंटर्स बनाए गए, और बहुत सारे जो बायो प्लांट के लिए एक बी सेंटर भी बनाए गए, जैसे हैदराबाद में सेंटर्स हैं जहाँ पर डीएनए वगैरह संभाल कर रखे जाते हैं जीवों के, ठीक है, और पेड़ पौधों के, ऐसे करके उनको स्टोर करके रखा जाता है ताकि उनकी जो प्रजाति है वो विलुप्त ना हो, ठीक है। अभी 18 जो जीव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व है कौन कौन से हैं, तो सुंदरवन, ठीक है, पश्चिमी बंगाल में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, नीलगिरी, ठीक है, जो बॉर्डर पड़ता है हमारा केरल कर्नाटका और तमिलनाडु का, नंदा देवी उत्तरांचल, नोकरेक कहाँ पे है, नोकरेक मेघालय, ग्रेट निकोबार निकोबार में, मानस असम में, सिमलीपाल उड़ीसा, दिहंग दिबांग अरुणाचल, डिब्रू साइकोवा अरुणाचल में, ठीक है, अगस्ता मलाई कहाँ है, केरल, कंचनजंगा सिक्किम, पंचमढ़ी कहाँ पर है, पंचमढ़ी पड़ता है मध्य प्रदेश में, अचानक मार अमरकंटक ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो है उसका बॉर्डर है, कच्छ गुजरात में, ठंडा रेगिस्तान, ठीक है, ये हिमाचल में पड़ता है, कोल्ड डिजर्ट, ठीक है, शेषाचलम, ठीक, शेषाचलम आंध्रा में, और पन्ना हमारा एमपी में पड़ता है। तो इस तरह से बहुत सारे जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए ताकि पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन बनाया जा सके, जिससे पर्यावरण को संतुलित रखा जा सके। अब प्रवासी पक्षी क्या होते हैं, तो भारत के जो कुछ दलदली भाग हैं यहाँ प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है। शीतकाल में जैसे साइबेरियन क्रेन्स, ये जो साइबेरियन क्रेन्स हैं ये बहुत दूर से इंडिया में आती हैं। साइबेरियन क्षेत्र जो रशिया की तरफ, रशिया के नॉर्थ में पड़ता है, वहाँ से उड़कर ये बहुत दूर से इंडिया में आते हैं जहाँ पर ये लोग अपना प्रजनन करते हैं और अपना घोंसला बनाते हैं, ठीक है। तो इन पक्षियों का मनपसंद स्थान क्या है, कच्छ का रण, जिस पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है, ठीक है, और लाल सुंदरी कलंगी फ्लेमिंगोज भी बहुत हजारों संख्या में इंडिया में आते हैं और खारे जो कीचड़ होता है समुद्र के किनारे वहां पर अपना घोंसला बनाते हैं, बच्चों को पालन पोषण करते हैं अपना। पक्षियों के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली। आइए थोड़ा सा एमसीक्यूज देख लेते हैं जो यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। तो रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से, तो रबड़ हमारे कहाँ पर पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। सिंकोना कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, तो सिंकोना में वर्षा ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है, तो 100 उससे ऊपर ही होंगे। सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन से जीव निश्चय विश्व के जीव मंडल पे लिए गए हैं, ठीक है, तो जो दोनों में है इसमें से भारत में कौन सा जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चयों से लिए गए हैं, तो मानस है जो वहां से लिए गए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन के आंसर आप लोग अपने आप से कर सकते हैं। मैंने इतना डिटेल में इस चैप्टर को कवर किया है जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। यदि आपको कोई डाउट होता है, चीजें समझ में नहीं आती, तो आप इस क्लास को दोबारा देखें, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।